दिल्ली की भागती जिंदगी ने रितिका और अयान के रिश्ते में खामोशी भर दी थी। दोनों के बीच बातें तो होती थीं, मगर अब वो पहले वाली गर्माहट नहीं रही थी। रितिका का मन अक्सर कहीं खोया रहता और अयान अपने ऑफिस की परेशानियों में उलझा रहता। एक दिन रितिका की नज़र इंटरनेट पर एक ब्लॉग पर पड़ी। उसमें लिखा था, अगर आपको शांति और सच्चाई चाहिए, नागवेल आइए। ये गांव नक्शों में नहीं, आत्माओं में दर्ज है। तस्वीरें देख रितिका सम्मोहित हो गई। गांव पहाड़ों के बीच बसा था, चारों तरफ हरियाली, धुंध में डूबे मंदिर और एक पुरानी हवेली। पर सबसे अजीब बात थी, उस ब्लॉग को आखिरी बार 2010 में अपडेट किया गया था और उस व्यक्ति का नाम जिसने लिखा था, लिखने वाला। ये देखो अयान, रितिका ने कहा, हमें यहां जाना चाहिए, बस कुछ दिन, फिर वापस अपनी दुनिया में। अयान ने स्क्रीन देखा और कहा, अरे ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। और तुम्हें पता है मुझे हॉरर पसंद है, रितिका ने आंखें चमकाते हुए कहा। 3 दिन बाद वे एक टैक्सी लेकर हिमाचल की ओर निकले। रास्ता सुनसान था। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते, मोबाइल सिग्नल गायब हो गया। टैक्सी ड्राइवर की आंखों में डर झलक रहा था। साहब, मैडम, ये नागवेल गांव ये कहीं नहीं है, ये बस एक कहानी है। तो हमें कहानी में ही जाने दो, रितिका ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गांव की सीमा में कदम रखा, सारा माहौल बदल गया। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई थी। हर पेड़, हर पत्थर जैसे किसी बात के गवाह थे। गांव सुनसान था, मगर घर साबुत थे। कोई ताजा जलाया चूल्हा, खुले दरवाजे, सूखी पर झुकी मालाएं। ऐसा लगा जैसे लोग कुछ घंटों पहले ही यहां से गए हों। एक पुराना लकड़ी का घर उन्हें पसंद आया। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर धूल जमी थी, लेकिन कुछ चीजें जैसे अभी अभी इस्तेमाल हुई हों। बिस्तर पर झुर्रीदार चादर, दीवार पर टिके चप्पल और एक दीपक, बुझा नहीं, बस अध जला। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक औरत लाल साड़ी में, माथे पर बड़ा सा सिंदूर, मगर उसकी आंखें असहज कर देने वाली थीं, मानो वो देख नहीं रही थी, घूर रही थी। तभी खिड़की अपने आप तेज आवाज से बंद हो गई। अयान, ये हवा थी या कुछ और? हवा ही रही होगी, मगर अयान की आवाज में विश्वास नहीं था। तभी दीपक जल उठा, नीली लौ में। रात गहरा चुकी थी, बाहर धुंध फैल गई थी। रितिका को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और खिड़की से बाहर झांका। एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, बाल खुले और पैर जमीन से ऊपर। वो हवा में तैरती हुई खेतों की तरफ जा रही थी। रितिका का शरीर कांप गया। अयान, वो चिल्लाई। अयान उठा, दौड़कर खिड़की से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, उसने कहा। नहीं अयान, वो यहीं थी। रात भर रितिका बेचैनी में रही। नींद और जाग के बीच उसकी आंखें कई बार नीली चमक देखती, कभी कोई छाया, कभी कोई हल्की हंसी। सुबह होते ही उन्होंने गांव के अंदर चलना शुरू किया। तभी एक आवाज आई, खांसी की। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लकड़ी के सहारे चलने वाला। बेटा, यहां क्यों आए हो? घूमने, अयान ने जवाब दिया। यहां कोई नहीं घूमता अब। 20 साल पहले सब चले गए, या कहो ले जाए गए। कौन ले गया? वो जो जंगल से आई थी, वो औरत, देवकी। उसने बताया कि एक रात गांव में एक अजनबी औरत आई थी, गर्भवती। गांव वालों ने उसे सहारा दिया, मगर वो कहती थी कि जंगल ने उसे अपनाया है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। फिर एक एक कर बच्चे गायब होने लगे, मवेशी मरे हुए मिलने लगे, और एक रात पूरी की पूरी बस्ती एक झटके में गायब। बस मैं रह गया, क्योंकि मैं बहरा था। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। सुबह का सूरज नागवेल के ऊपर चमकने से कतराता दिखता था। पेड़ों की छाया और गांव की खाली गलियां किसी जिंदा कब्रिस्तान जैसी लगती थीं। रितिका चुप थी और अयान बस यही सोच रहा था, हमें अब वापस जाना चाहिए। लेकिन रितिका की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो वो इस गांव से जुड़ गई हो। मैं यहां से नहीं जा सकती, उसने अचानक कहा। क्या मतलब? तुम ठीक तो हो? मैंने रात को कुछ देखा, एक कुआं, और उस कुएं में कुछ है। मुझे वहां जाना है। अयान घबरा गया। रितिका, ये सब बस तुम्हारे मन का भ्रम है। ये जगह ही अजीब है। चलो,
हम नीचे शहर चलकर रुकते हैं। मगर रितिका जैसे किसी और आवाज में बोल रही थी, नहीं, वो मुझे बुला रही है। वो बिना कुछ कहे गांव के पीछे की दिशा में चल पड़ी। अयान पीछे पीछे गया। जंगल के बीचों बीच झाड़ियों के पीछे एक पुराना कुआं था, पत्थरों से घिरा हुआ, खाई लगी हुई और ऊपर एक टूटी हुई चरखी। कुएं का पानी काला था, ऐसा नहीं जैसे गंदा हो, बल्कि ऐसा जैसे कोई परछाई भीतर से झांक रही हो। रितिका उसके पास पहुंची और बिना डरे झुककर झांका। तुम्हें कुछ दिख रहा है? अयान ने पूछा। रितिका बोली, हाँ, मैं खुद को देख रही हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो यहां खड़ी हूं। वो मैं नीचे है और उसके पीछे कोई खड़ा है, एक औरत लाल साड़ी में। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा निकली, इतनी ठंडी कि पसीने जमने लगे। रितिका झटके से पीछे हटी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, कुएं की दीवार पर उभरे शब्द गायब हो गए। हां, वहां कोई शब्द थे। जो देखेगा अक्स वो खुद को खोएगा। घर लौटते समय रितिका को अचानक एक आवाज सुनाई दी, मेरी कहानी पढ़ोगी? उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर घर में घुसते ही उसका पैर एक संदूक से टकराया जो पहले वहां नहीं था। पुराना, जंग लगा और जंजीरों से बंद। अयान ने झिझकते हुए उसे खोला। अंदर एक सूखी हुई किताब रखी थी, देवकी की डायरी। रितिका ने पन्ने पलटने शुरू किए। लिखावट एक औरत की थी, दर्द, गुस्से और पागलपन से भरी। मेरा नाम देवकी था। मैं एक साधारण पत्नी थी, जब तक कि मेरे पति ने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे जंगल में मरने को छोड़ गया। पर जंगल ने मुझे अपनाया। एक पेड़ था जो बोलता था, उसने मुझे आग दी, नीली आग। बदले में मांग रखी मेरा बच्चा। रितिका का चेहरा पीला पड़ गया। गांव वालों ने मेरा बच्चा छीन लिया, उसे मुझसे अलग किया और मुझे शापित कहा। फिर उन्होंने मुझे जला दिया और मेरी चीखें कुएं में बंद कर दी। एक पन्ना जल चुका था, मगर आखिरी लाइन अब भी दिख रही थी, मैं लौटूंगी अपनी बेटी को लेने। रितिका कांप उठी। अयान, अगर देवकी मरी नहीं थी, अगर वो अब भी इस गांव में है, बकवास है ये, अयान ने जोर से कहा, मगर उसकी आवाज भी डरी हुई थी। अचानक उसी दीपक की नीली लौ फिर से जल उठी और इस बार रितिका की आंखें भी थोड़ी नीली चमकने लगीं। अचानक उसी दीपक की नीली लौ फिर से जल उठी और इस बार रितिका की आंखें भी थोड़ी नीली चमकने लगीं। रात के तीसरे पहर रितिका को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी छाती पर बैठी हो। अयान गहरी नींद में था, लेकिन रितिका को अब हर कोना, हर परछाई डरावनी लगने लगी थी। उसने बाहर झांका तो देखा कि गांव का जंगल नीली रोशनी से जगमगा रहा है। जिज्ञासा में खींचती हुई वो फिर उस जंगल की ओर निकल पड़ी। पेड़ों से नीली धुंध लिपटी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी, पेड़ सांस ले रहे थे। उनकी छालें फड़फड़ा रही थीं, जैसे फेफड़े हों। उनकी शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे किसी के निर्देश पर। तभी एक वृक्ष के नीचे रितिका को कुछ दिखा। एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी थी और जिसकी आंखें पूरी तरह नीली थीं। तुम मेरी बेटी हो, उस औरत ने धीमे पर स्पष्ट शब्दों में कहा। रितिका पीछे हट गई। तेरी मां ने तुझे मुझसे छीन लिया था, लेकिन अब तू खुद लौटी है अपनी जड़ें पहचानने। रितिका के कानों में तेज झंझनाहट हुई और पेड़ों की सांसें और तेज हो गईं। जमीन हिल रही थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो घर में थी, लेकिन बिस्तर पर नहीं, जमीन के नीचे बनी किसी तहखाने में। अयान जब उठा तो रितिका कमरे में नहीं थी। वह गांव में खोजता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अंत में जब वह उसी पुराने कुएं के पास गया, उसे एक लकड़ी की फर्शी कुछ हल्की लगी। जोर लगाकर उसने हटाया तो नीचे एक गुप्त सीढ़ियां थीं, अंधेरे और सीलन से भरी। वो नीचे गया। तहखाना किसी समय एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। दीवारों पर देवी देवताओं के अजीब विकृत चित्र बने थे, कुछ अधजले। बीचों बीच एक गोल चबूतरा था और वहां एक काले पत्थर का झूला, जिस पर रितिका बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वो चमक रही थीं नीले रंग में। रितिका! अयान चिल्लाया। मुझे मत छुओ, रितिका ने फुफकारते हुए कहा। मैं अब वही नहीं रही। देवकी अब मुझ में है। ये क्या कह रही हो? ये पागलपन है। ये पागलपन नहीं,
वंश है। मुझे चुना गया है और अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। रितिका के शरीर से एक नीली परछाई बाहर निकली, देवकी की आत्मा जो किसी धुएं की तरह हवा में तैर रही थी। तेरा प्रेम मेरा बंधन है, आत्मा बोली, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं मुक्त हो जाऊं और इसके लिए तुझे मरना होगा। अयान डर के मारे भाग निकला, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। गांव के एक किनारे पर उसे वहीं बूढ़ा बाबा मिला जो पहले भी चेतावनी दे चुका था। अब भी समय है बेटे, देवकी को सिर्फ एक चीज रोक सकती है, अग्नि की भाषा। अग्नि की भाषा? हाँ, वो मंत्र जो जल में जलता है और आत्मा को बांधता है। पर वो मंत्र तुझे मिलेगा मंदिर की अंतिम मूर्ति के नीचे। अयान ने हिम्मत जुटाई और गांव के पुराने मंदिर की ओर भागा। रास्ते में झाड़ियों से कुछ छायाएं निकलकर उस पर झपटती रहीं, मगर वह आगे बढ़ता गया। मंदिर में पहुंचकर उसने मूर्ति के नीचे खुदाई की। वहां एक तांबे की प्लेट मिली जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अयान ने अपनी जेब से मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर श्लोक पढ़ा। अचानक पूरा मंदिर नीले प्रकाश में जल उठा और अयान की आंखों में चमक आ गई। अब वह तैयार था। तहखाने में लौटकर अयान ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। देवकी की आत्मा छटपटाने लगी। रितिका जोर से चीखी, मानो दो अस्तित्व एक ही शरीर के लिए लड़ रहे हों। मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी, देवकी चीखी, और मैं अपनी रितिका को नहीं खोने दूंगा, अयान ने उत्तर दिया। मंत्र की शक्ति से तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, पत्थर टूटने लगे और नीली लपटें उठने लगीं। रितिका जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। देवकी की आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी, मुझे मां कहा था किसी ने, मगर मेरी ममता ने मुझे राक्षस बना दिया। और फिर वह नीली आग में समा गई। रितिका की आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। अयान ने उसे बाहों में उठाया। सुबह की पहली किरण के साथ नागवेल की हवा बदली हुई थी। अब उसमें वो सन्नाटा नहीं था, वो बर्फीली ठंडक नहीं थी। पेड़ स्थिर थे और चिड़ियां लौट आई थीं। रितिका अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। क्या सब खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। शायद